प्यारे विद्यार्थियों, आज पढ़ते हैं हमारा जो नया टॉपिक है साझेदारी में ही साझेदार का प्रवेश। वैसे नाम तो है साझेदारी के फर्म का पुनर्गठन और पुनर्गठन में है साझेदार का प्रवेश। अब पुनर्गठन कब होता है? भी पुनर्गठन तो जब किसी साझेदार का प्रवेश हो, साझेदार का अवकाश ग्रहण हो, मृत्यु हो, तो उस कंडीशन या अनुपात में परिवर्तन हो, उस सब कंडीशन में फर्म का क्या होता है? पुनर्गठन। लेकिन फर्म के पुनर्गठन में अभी हम एक पॉइंट की बात करें, साझेदार का प्रवेश। फर्म का पुनर्गठन का अर्थ साझेदारों के मध्य विद्यमान समझौते में किसी प्रकार का परिवर्तन साझेदारी का पुनर्गठन होता है। यानी साझेदारों के मध्य जो भी समझौता है, जो भी उनके बीच संलेख है, उसमें अगर आपने किसी प्रकार का परिवर्तन कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? फर्म का पुनर्गठन। अब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन निम्न परिस्थिति में हो सकता है। कब कब हो सकता है? भी नए साझेदार के प्रवेश पर हो सकता है। वर्तमान विश्लेषण यही है, साझेदारों के मध्य लाभ अनुपात में परिवर्तन हो तब भी हो सकता है। साझेदार का अवकाश ग्रहण हो तब भी हो सकता है। साझेदार की मृत्यु होने पर दो फर्मों के एकीकरण। पुनर्गठन का मतलब साझेदारों के मध्य जो लिखा पढ़ी है, भी पहले जिनके मध्य है, अब किसी एक व्यक्ति को नए को प्रवेश देंगे तो दोबारा लिखना होगा, लिखित सहमति वापस होगी, अनुपात परिवर्तन पर वापस होगी। कोई छोड़ के चला जाए, एक पहले जैसे 4 है, एक छोड़ के चला गया, 3 बच गए, तो अब जो लिखित सहमति होगी वो 3 में होगी। किसी एक की मृत्यु हो जाए या 2 फर्में मिलकर एक बन जाए, इन सब कंडीशन में फर्म का क्या होता है? पुनर्गठन होता है। अभी तो अभी हम केवल ये जितनी कंडीशन है पुनर्गठन, ये 2 इसी लेसन में आएंगे और बाकी ये जो है ये आपके नेक्स्ट जो लेसन है उसमें आएंगे। अब बात करते हैं साझेदार का प्रवेश। वर्तमान साझेदारों की सहमति से, यानी वर्तमान में जो काम करें, सहमति से नए व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है तथा साझेदार बनने के बाद फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु वह साझेदार बनने से पूर्व फर्म द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। मतलब नया व्यक्ति जिस दिन प्रवेश करता है उसके बाद जो कुछ भी कमाएगा, लाभ होगा, हानि होगी, सब में अधिकार होगा, लेकिन उसके आने से पहले जो लाभ हानि है उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है, नहीं उसे किसी प्रकार का लाभ या हानि में हिस्सा मिलता है। नए साझेदार को फर्म में 2 प्रकार के अधिकार प्राप्त है जब वो प्रवेश करता है। कौन कौन से अधिकार है? देखो, पहला अधिकार फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, यानी फर्म की जो संपत्ति उसमें हिस्सा ले सकता है। फर्म के भावी, यानी उसके बाद आने के बाद जो भविष्य में लाभ कमाएंगे उस लाभों में हिस्सा। तो सबसे पहले नए साझेदार फर्म की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो धनराशि लाता है उसे पूंजी कहते हैं। मतलब आने वाला संपत्ति में अगर हिस्सा लेना है तो उसके बदले जो राशि देता है उसे क्या कहते हैं? पूंजी। लेकिन नया साझेदार फर्म के भावी लाभ में, यानी भविष्य में होने वाले लाभों में हिस्सा प्राप्त करना चाहता है तो उसे जो धनराशि देनी होगी उसे ख्याति या प्रीमियम कहा जाता है। ख्याति का दूसरा नाम है प्रीमियम। इसमें तो लाभों में हिस्सा लेने के लिए क्या देना होगा? ख्याति या प्रीमियम। और संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए उसे क्या देनी होगी? पूंजी। नए साझेदार के प्रवेश पर उत्पन्न होने वाली समस्याएं कौन सी हैं? यानी समस्या का मतलब कौन से लेखांकन किए जाते हैं, कौन सी गणनाएं की जाती है जब किसी नए साझेदार का क्या हो? प्रवेश। तो एक तो नया लाभ अनुपात ज्ञात करना, एक त्याग का अनुपात ज्ञात करेंगे कि पुराने साझेदार नए साझेदार को अपना हिस्सा जो त्याग करेंगे। संपत्ति दायित्व का पुनर्मूल्यांकन होगा, संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन, दायित्व का पुनर्निर्धारण, और संचय अवित्तीय लाभ हानियों को बांटेंगे। पूंजी का समायोजन होगा, ख्याति का मूल्यांकन भी होगा और लेखांकन भी, यानी कितना लेके आएगा वो। तो सबसे पहले नया लाभ अनुपात और त्याग का अनुपात। सभी साझेदार भविष्य में होने वाले लाभ को जिस अनुपात में विभाजन करेंगे उस अनुपात को नया लाभ अनुपात। वर्तमान साझेदार नए साझेदार को फर्म में हिस्सा जिस अनुपात में देते हैं, मतलब पुराने व्यक्ति अपने लाभ का हिस्सा नए व्यक्ति को देते हैं, उसे क्या कहते हैं? त्याग। ठीक है। यदि प्रश्न में पुराना अनुपात नहीं दिया हो तो पुराना अनुपात क्या माना जाता है? बराबर बराबर। अब नए लाभ अनुपात का सूत्र पुराना अनुपात माइनस त्याग, और त्याग का ट्रांसफर कर लियो यहाँ भी, पुराना माइनस नया। अब अनुपात ज्ञात करने की कितनी कंडीशन है? 6 कंडीशन। केवल नए साझेदार का हिस्सा दिया हुआ हो, या त्याग बराबर बराबर हो, त्याग असमान हो, त्याग सेव दिया हुआ हो, त्याग का हो, या केवल एक व्यक्ति का त्याग हो। अब आगे बात करते हैं ख्याति। गुडविल, नाम, प्रसिद्धि, संस्था का जो नाम होता है उसे क्या कहते हैं? गुडविल। तो लॉर्ड एल्डन के अनुसार ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। ये तो मानता है कि लोग जुड़े हुए हैं,
गुडविल वगैरह कुछ नहीं है, बस जुड़े हुए हैं, वो एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, उसी के साथ आ रहे हैं वापस। लॉर्ड लिनले के अनुसार ख्याति संबंधों और प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। मतलब इसका मतलब है कि गुडविल वो है व्यक्ति के नाम प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। निष्कर्ष, ख्याति एक कौन सी संपत्ति है? अदृश्य संपत्ति है, इंटेंजिबल। यह व्यवसाय की प्रतिष्ठा एवं संबंधों से मिलने वाला लाभ है। यह एक आकर्षक शक्ति है जो ग्राहकों को खींचती है भी। यानी संस्था का नाम, प्रतिष्ठा, उस व्यक्ति के संबंध जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे। तो ख्याति को प्रभावित करने वाले कारक व्यवसाय का स्वरूप प्रभावित करता है, उसका स्थान महत्वपूर्ण होता है, प्रबंध निपुणता महत्वपूर्ण होती है, बाजार की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है और विशेष लाभ का जो स्वरूप है, ये सब गुडविल को प्रभावित करते हैं। अब ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब होती है? जब नए साझेदार का प्रवेश होता है, साझेदार की सेवानिवृत्ति होती है, या किसी की मृत्यु हो जाती है, या फर्मों का एकीकरण होता है, या वर्तमान साझेदारों के बीच लाभ हानि अनुपात का क्या हो? परिवर्तन। फिर आगे दिया हुआ ख्याति के प्रकार। क्रय की गई ख्याति, संवर्जित ख्याति। किसी भी व्यवसाय को क्रय करते समय यदि क्रय प्रतिफल व्यवसाय की शुद्ध संपत्ति के मूल्य से अधिक है तो वह अधिक क्रय की गई ख्याति कहलाता है। और यह व्यवसाय संस्था के अच्छे संबंधों मूल्य है जो व्यवसाय से सर्जित किया जाता है। अब क्रय की गई ख्याति आपको ध्यान में रखना है कि क्रय की गई ख्याति को नई पुस्तकों में दिखाया जाता है, लेकिन संवर्जित ख्याति को नहीं दिखाया जाता। अब ख्याति के प्रकृति जो है वो 3 प्रकार की है। प्रकृति, संस्थागत ख्याति की प्रकृति जो बिल्ली के स्वभाव की मानी जाती है, व्यक्तिगत की ख्याति जो कुत्ते के स्वभाव की होती है, आकस्मिक ख्याति जो चूहे के स्वभाव की होती है। सबसे ज़्यादा जो मूल्य होता है वो संस्थागत ख्याति का होता है, सबसे कम जो मूल्य होता है वो आकस्मिक या चूहे के स्वभाव की, और इसका इन दोनों के बीच का मूल्य होता है। उसके बाद है ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। अब विधियाँ तो 3 ही है अभी, औसत लाभ, अधिलाभ और पूंजीकरण। 3 प्रकार की विधियाँ हैं जो औसत लाभ के आधार पर, अधिलाभ के आधार पर पूंजीकरण। अब औसत लाभ विधि में साधारण औसत लाभ आधार और भारित। अगर लाभों का जो क्रम है कभी वृद्धि कभी कमी तो साधारण, और लाभों की प्रवृत्ति अगर निरंतर वृद्धि हो रही है तो भारित से हल करेंगे। अधिलाभ आधार और वार्षिक वृद्धि विधि। पूंजीकरण विधि में औसत लाभ आधार और अधिलाभ आधार। पूंजीकरण विधि में 2 प्रकार से है। सबसे पहले बात करते हैं औसत लाभ। साधारण औसत लाभ, औसत लाभ राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, मतलब कुल लाभ बटा वर्षों की संख्या। और ख्याति औसत लाभ इंटू वर्षों के क्रय की संख्या। लेकिन जब भी लाभ ज्ञात करें, लाभ के बारे में आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि असामान्य लाभ या आय संबंधित वर्ष से घटाकर, जैसे सट्टे का लाभ है, संपत्ति विक्रय से लाभ है। असामान्य हानि संबंधित वर्ष में जोड़े, सट्टे की हानि, संपत्ति विक्रय से हानि। अगर ये इनकम जोड़ी हुई है तो वापस क्या करनी है? घटानी है। यह घटी हुई है तो इनको वापस जोड़ना है। और गैर व्यापारिक आय जो इनका संबंध व्यापार से नहीं है, संबंधित वर्ष में से घटाकर दिखाना, क्योंकि अगर पहले जोड़ रखी है आपने इनकम को तो वापस घटा देंगे। जब पिछले लाभ निरंतर बढ़ने की प्रवृत्ति हो तो भारित औसत लाभ का प्रयोग करते हैं। भारित औसत लाभ कुल भारित लाभ बटे कुल वार आपको देना है, ये 2 3 4 जो भी है। ख्याति औसत भारित लाभ इंटू वर्षों के क्रय की संख्या। अब है अधिलाभ। अधिलाभ सामान्य लाभों पर औसत लाभों का जो आधिक्य होता है उसे क्या कहते हैं? अधिलाभ। और अधिलाभ का सूत्र औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, यानी औसत लाभ ज़्यादा होंगे सामान्य से। ख्याति अधिलाभ इंटू वर्षों के क्रय की संख्या। सामान्य लाभ विनियोजित पूंजी इंटू सामान्य प्रत्याय दर बटे 100। अब पूंजी कैसे ज्ञात करेंगे? संपत्ति में से क्या घटाना है? दायित्व है, लेकिन संपत्ति में ध्यान रखना है गैर व्यापारी विनियोग को शामिल नहीं करना है। लाभों में जब लाभ की बात करेंगे तो उसमें इनकम नहीं शामिल करनी है, शामिल कर रखी है तो वापस घटानी है। और जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करेंगे तो गैर संपत्तियों में से गैर व्यापारिक विनियोग अगर शामिल कर रखा है तो उसको हटाना है। क्यों? क्योंकि ये व्यापार की संपत्ति नहीं है, ये आपकी अन्य संपत्ति है। उसके बाद है पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि 2 प्रकार की, औसत लाभों के आधार पर, अधिलाभ के आधार पर। तो औसत लाभों का सूत्र कौन सा है अभी? औसत लाभ इंटू 100 बटा सामान्य प्रत्याय दर माइनस विनियोजित। क्यों इतना करेंगे ना तो ये तो लाभों का क्या होगा? पूंजीकरण होगा अभी, फिर माइनस क्या कर देंगे? विनियोजित पूंजी, तो आपको गुडविल ज्ञात हो जाएगी। अधिलाभों के आधार पर अधिलाभ इंटू 100 बटा सामान्य प्रत्याय दर। फिर वार्षिकी वृद्धि विधि। ख्याति बराबर अधिलाभ इंटू वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। अगर गुप्त और छिपी हुई ख्याति पूछी जाए तो क्या सूत्र है? फर्म की कुल पूंजी में से पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी और नए साझेदार की पूंजी को घटा देंगे तो आपकी कौन सी आ जाएगी? ये कौन सी आ जाएगी? गुप्त ख्याति।
अगर क्रय प्रतिफल है, ये लास्ट विधि क्रय प्रतिफल के आधार पर, तो संपत्ति ख्याति बराबर क्रय प्रतिफल में से क्या घटाना है, शुद्ध संपत्ति, और शुद्ध संपत्ति का मतलब संपत्ति माइनस दायित्व है। तो इसी के साथ ये ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ कंप्लीट हो गई। धन्यवाद।